Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Now resonance in RLC circuits. अब रेजोनेंस में दो टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप होता है सीरीज़ रेजोनेंस, दूसरा टाइप है पैरेलल रेजोनेंस. तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे. पहले समझते हैं रेजोनेंस होता क्या है. ठीक. अच्छा, एक बात का और ध्यान रखो, रेजोनेंस में दो चीज़ होती हैं. पहला, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. दूसरा, जो सोर्स होगा वो वेरिंग फ्रीक्वेंसी का होगा. ठीक है. अब रेजोनेंस क्या है? बेसिकली रेजोनेंस एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है सर्किट के स्टेडी स्टेट ऑपरेशन को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, और एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स के प्रेजेंट होने के बावजूद भी रिजल्टेंट रिस्पॉन्स टाइम फेज में आ जाता है सोर्स फंक्शन के. जैसे रिजल्टेंट रिस्पॉन्स करंट लेते हैं और सोर्स फंक्शन वोल्टेज है, तो ये दोनों टाइम फेज में आ जाते हैं. और जो फिनोमेना है रेजोनेंस, इसके होने के लिए दो इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है. किसी एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स से रेजोनेंस अकर नहीं होता कभी भी. ठीक है. जैसे अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं, उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं, कंपेयर करें उससे, तो मास और स्प्रिंग वो दोनों का होना ज़रूरी है, तभी वो एनर्जी इंटरचेंज होंगी. ठीक है. तो इसलिए एनर्जी इंटरचेंज होने के लिए या रेजोनेंस अकर होने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर का होना ज़रूरी है फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सो डैट रेजोनेंस कैन अकर. राइट. तो आप राइट में डायग्राम देख ही रहे हो. सीरीज आरएलसी सर्किट बनाया हुआ है, उसके अक्रॉस वोल्टेजेस दिखा दिए, सप्लाई वोल्टेज भी दे दिया है, और हर एलिमेंट के रिलेटेड जो फेजर डायग्राम बनता है वो रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक. तो सीरीज़ और वोल्टेज रेजोनेंस में क्या होता है? सो हेयर अंडर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस, circuit becomes purely resistive. Also voltage and current both will become in phase, right? And for this resonance to occur, inductive reactance and capacitive reactance दोनों ही equal होंगे, तभी resonance होगा. That means XL should be equals to XC. So considering this circuit in which RLC are connected in series, we have the impedance of the circuit as Z equals to under root R square plus XL minus XC का whole square. This equals to under root R square plus in bracket omega L minus 1 upon omega C का whole square. ठीक. तो अगर अप्लाइड वोल्टेज के लिए किसी एक फ्रीक्वेंसी पर XL इक्वल्स टू XC हो जाए मैग्नीट्यूड में, तो उसके बाद हमें क्या क्या पॉइंट्स मिल सकते हैं? फर्स्ट इज नेट रिएक्टेंस इज ज़ीरो, दैट इज X इक्वल्स टू ज़ीरो. सेकेंड पॉइंट इज इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज Z इक्वल्स टू R. Third is current flowing through the circuit is maximum and in phase with the applied voltage, and the magnitude is V upon R. Fourth point is voltage drop across the inductor is equals to the voltage drop across the capacitor and is maximum, right? Fifth point is the power factor is unity. Sixth is power expended equals to V into I watts, right? सो जब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तब हम बोलते हैं सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस. और जिस फ्रीक्वेंसी पर ये रेजोनेंस होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो लेट्स अज्यूम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज एफ आर. देन वी हैव एक्स एल इक्वल्स टू ओमेगा एल विच इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ आर इंटू एल. XC equals to 1 upon omega C equals to 1 upon 2 pi FR into C, and for resonance we know that XL equals to XC, therefore 2 pi FRL equals to 1 upon 2 pi FRC. Solving this we get FR equals to 1 upon 2 pi root LC, or we can say omega R equals to 1 upon root LC. ठीक. So this is the final formula for the resonant frequency in case of series resonance. So from this expression you also note that resonant frequency दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर. यानी कि दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, इन दोनों पे ही डिपेंड करता है. ठीक है. अब थ्री डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर मुझे फेजर डायग्राम बनाना है. तो अब थ्री फ्रीक्वेंसीज कैसे कंसिडर करूँगा? F इक्वल्स टू एफ आर होगा, उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो F लेस देन एफ आर होगा, राइट साइड जाएंगे तो F ग्रेटर देन एफ आर होगा. तो पहला फेजर डायग्राम बन रहा है F लेस देन एफ आर के लिए.
इस कंडीशन में क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, दैट मीन्स सर्किट विल बिहेव एज अ कैपेसिटिव सर्किट। तो इसलिए जो फेजर डायग्राम बन रहा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे VC अब ज़्यादा होगा VL से। ठीक, सेकेंड इज F इक्वल्स टू FR, उसमें XL इक्वल्स टू XC होगा, दैट मीन्स प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है वो। तो VL इक्वल्स टू VC होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ VR रह जाएगा जो कि फेज में होगा करंट I के। थर्ड इज F ग्रेटर देन FR, इसमें XL की वैल्यू ज़्यादा होगी XC से, तो सर्किट विल बिहेव एज अ इंडक्टिव सर्किट, इसलिए इसमें जो रिजल्टेंट V बन रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, राइट। आपको पता है सीरीज़ रेजोनेंस को वोल्टेज रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आता है उसके अंदर करंट बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का फ्लो होता है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और जो वोल्टेज VL एंड VC है ये सेवरल टाइम्स ज़्यादा होते हैं अप्लाइड वोल्टेज V से। ठीक, और अगर सर्किट में रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता है तो सर्किट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, दैट्स वाई वी कैन से voltage is maximum in the condition of resonance. That's the reason for saying series resonance as voltage resonance. बाकी जो अदर फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रेडियो रिसीवर्स। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो रेजोनेंस दो तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला है सप्लाई फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखो और पैरामीटर्स L एंड C इन दोनों को वेरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रीक्वेंसी को वेरी कर दो, L एंड C को कांस्टेंट रखो। तो हम अपनी स्टडी में सेकंड पॉइंट को कंसिडर करते हुए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताने वाले हैं। नाउ दिस इज द ग्राफ। अब सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, जिसमें R क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, R कांस्टेंट है तो इसलिए R का एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये प्लॉट कर देंगे हम। सेकेंड क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला क्या है, XL इक्वल्स टू 2πf इंटू L, मतलब XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी बट ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी, तो ये XL का ग्राफ हो गया। थर्ड इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज 1/2πfc, सो XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज द XC, यहाँ पे हम नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं XC को। अब नेट रिएक्टेंस का ग्राफ बनाना है तो X क्या होता है, XL माइनस XC, तो उसका जो प्लॉट करेंगे ग्राफ वो हाइपरबोला होगा, नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करता हुआ जाएगा। ठीक, अब मुझे इम्पीडेंस बनाना है Z, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, और जब इम्पीडेंस को प्लॉट करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें। लेफ्ट साइड में इम्पीडेंस हाई होगा, राइट साइड में इम्पीडेंस कम होगा। ठीक, नेक्स्ट इज रेजोनेंस कर्व। सो ग्राफ होता है करंट I और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक कर्व ड्रॉ करता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। इस फिगर में देखोगे आप, ये कर्व मिलता है जब रेजिस्टेंस की लो वैल्यू होती है, और ये वाला कर्व मिलता है जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है। ठीक, तो रेजोनेंस कर्व को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कर्व ड्रॉन बिटवीन सर्किट करंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। इसका शेप डिपेंड करता है किस पर, रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, जो सर्किट में रेजिस्टर लगाया हुआ है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो स्मॉलर वैल्यूज ऑफ R के लिए क्या मिलेगा, शार्पली पीक्ड कर्व मिलता है। फॉर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फ्लैट कर्व मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज सेलेक्टिविटी एंड बैंडविड्थ। तो जो कर्व शार्पली पीक्ड हम बता रहे हैं उसको हम हाईली सेलेक्टिव बोलते हैं या शार्पली रेजोनेंट बोलते हैं। सिमिलरली जो फ्लैट कर्व हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पुअर सेलेक्टिव होता है। ठीक, नाउ इसमें अब एक कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं हाफ पावर पॉइंट्स का, जिसमें हम बैंडविड्थ को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी F1 F2 सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं, इस पे जो करस्पॉन्डिंग करंट्स की वैल्यू होगी वो Imax अपॉन √2 होगी। ठीक, तो जो बैंडविड्थ फाइंड करेंगे हम डेल्टा F, that will be equals to F2 minus F1. Now the actual power input at the frequencies F1 and F2 is given as P equals to I square R equals to I को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ Imax अपॉन √2 से, so Imax अपॉन √2 का होल स्क्वायर इंटू R, this equals to Imax square R upon 2, and this equation can be rewritten as half of P max,
दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू पावर इनपुट एट रेजोनेंस, मतलब जो पी मैक्स है वो रेजोनेंस की कंडीशन में इनपुट पावर है, इसलिए F1 F2 फ्रीक्वेंसीज़ को बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स ऑन द फ्रीक्वेंसी स्केल, और जो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है बैंडविड्थ की उसको हम बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। नोटेशन क्या है, B सफिक्स में HP, और वी कैन से -3 dB बैंडविड्थ। ठीक, so there are few points for half power points. First is the current is Imax upon root 2. Second is impedance is root 2R or root 2 Z minimum. Third, P1 equals to P2 equals to Pmax upon 2. Fourth, the circuit phase angle is phi equals to plus minus 45 degree or pi by 4 radian. Fifth point is tangent of the circuit phase angle at the off resonance frequencies F1 and F2 is given as Q equals to tan phi equals to tan 45 degree equals to 1. Next is determination of bandwidth and H frequencies. अब इसमें क्या होता है, करंट को I max अपॉन रूट 2 बनाना है। इसके लिए ट्यून्ड सर्किट का इम्पिडेंस मस्ट बी इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ इम्पिडेंस एट रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन में जो इम्पिडेंस की वैल्यू मिलती है वो R होती है, क्योंकि सर्किट तो रेजिस्टिव हो जाता है। ठीक, सो वी कैन से Z इक्वल्स टू R एंड हाफ पावर पॉइंट्स पर इम्पिडेंस होता है वो रूट 2 टाइम्स होता है R के। ठीक है, अभी ऊपर बात करी हमने रूट 2 टाइम्स ऑफ Z रेजोनेंस, इसलिए हाफ पावर पॉइंट्स पर Z इक्वल्स टू होता है रूट 2 इंटू R। तो हाफ पावर पॉइंट्स में बात करें तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला Z स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Z को रिप्लेस किया रूट 2 R से, सो रूट 2 R का होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 2R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रॉम दिस वी गेट x इक्वल्स टू R। ठीक, अब रिएक्टेंस फाइंड करते हैं एट दी लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पर, दैट इज F1। सो वी गेट x1 इक्वल्स टू ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C इक्वल्स टू माइनस R। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लिया R के साथ, क्योंकि उन फ्रीक्वेंसीज़ पर जो फ्रीक्वेंसी लेस देन है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, वहाँ पे आप देखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा था और वो हमने नेगेटिव लिया था, तो इसलिए यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव R लिया है। ठीक, नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस R बाई L ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन LC इक्वल्स टू 0। Now you can see this is the quadratic equation, so we can use the formula. We get omega 1 equals to minus R by L plus minus under root R by L का whole square minus 4 into in bracket minus 1 upon LC divided by 2 into 1. This equals to minus R upon 2L plus minus under root R by 2L का whole square plus 1 upon LC. And this equals to minus alpha plus minus under root alpha square plus omega R square, क्योंकि ओमेगा R की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन रूट LC, और यहाँ पे अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं R अपॉन 2L। ना इस एक्सप्रेशन में देखो यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ सिर्फ तो पूरा नेगेटिव आ जाएगा क्वांटिटी, तो इसलिए हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, वी कंसिडर ओनली पॉजिटिव साइन। सो फाइनली वी गेट द इक्वेशन फॉर lower half power frequency as omega 1 equals to minus alpha plus under root alpha square plus omega R square। सेम वे में अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पे प्लस R लेंगे, जो एक्सप्रेशन आएगी x2 के लिए ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C इक्वल्स टू प्लस R। क्यों, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पर जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा सर्किट विल बिहेव एज इंडक्टिव, यानी XL की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए ये पॉजिटिव R देगा। So rearranging this equation we get omega 2 square minus R by L omega 2 minus 1 upon LC equals to 0. Again this is the quadratic equation, we get omega 2 equals to R by L plus minus under root minus R by L का whole square minus 4 into in bracket minus 1 upon LC divided by 2 into 1। Again 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, we get omega 2 equals to R upon 2L plus minus under root R upon 2L का whole square plus 1 upon LC।
So we get alpha plus minus under root alpha square plus omega r square, since omega r equals to 1 upon root LC, and alpha we already know, r upon 2L. And in this expression, discarding the negative sign, we get omega 2 equals to alpha plus under root alpha square plus omega r square, right? So from this analysis, we get the lower half power frequency and the upper half power frequency. ठीक, जब ये दो फ्रीक्वेंसीज मिल गई हमें, अब हम बैंडविड्थ फाइंड कर सकते हैं. कैसे? ओमेगा बी डब्ल्यू इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इक्वल्स टू अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर. तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंडर रूट वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा? 2 अल्फा एंड दिस इक्वल्स टू आर अपॉन एल. देयरफॉर बैंडविड्थ ओमेगा बी डब्ल्यू इक्वल्स टू आर बाई एल. तो आपने देख लिया इस एक्सप्रेशन में, आपको दिख रहा है बैंडविड्थ जो है डिपेंड कर रहा है आर बाई एल के रेशियो पे, इंडिविजुअल एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा. दूसरा, कैपेसिटेंस की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आर बाई एल के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. नाउ फ्रॉम दिस वी गेट बैंडविड्थ डेल्टा एफ इक्वल्स टू F2 माइनस F1, दिस इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई एंड इक्वल्स टू R अपॉन 2 पाई L हर्ज, राइट. नाउ लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? F1 इक्वल्स टू FR माइनस डेल्टा F बाई 2, दिस इक्वल्स टू FR माइनस R अपॉन 4 पाई L हर्ज. एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? F2 इक्वल्स टू FR प्लस डेल्टा F अपॉन 2 इक्वल्स टू FR प्लस R अपॉन 4 पाई L हर्ज. ठीक. तो ये सारी एक्सप्रेशंस में भी R बाई एल का रेशियो आ रहा है, C नहीं है. अच्छा, जो हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 फाइंड किए थे, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 लिखते हैं इक्वल्स टू इन ब्रैकेट माइनस अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर. अब ये देखो क्या है फंक्शन, माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का फंक्शन है. तो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, दिस इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर. ठीक है. अब ओमेगा को रिप्लेस करते हैं 2 पाई एफ से, सो वी गेट 2 पाई एफ वन इंटू 2 पाई एफ टू इक्वल्स टू 2 पाई एफ आर का होल स्क्वायर. सॉल्व करोगे इस एक्सप्रेशन को, यू विल गेट एफ वन इंटू एफ टू इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर, that is Fr equals to under root F1 into F2. Now quality factor of a series resonant circuit. क्वालिटी फैक्टर को 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. पहला है वोल्टेज मैग्नीफिकेशन, जिसमें VL अपॉन VR होगा या VC अपॉन VR होगा. ठीक है, वोल्टेज मैग्नीफाई हो रहा है इसमें, तो हमेशा ध्यान रखना VL अपॉन VR होगा, VL अपॉन VC होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा. सो टेकिंग VL अपॉन VR, वी हैव QR equals to VL upon VR equals to Imax into XL upon Imax into R equals to XL upon R equals to omega R L upon R. ओमेगा R को लिख दिया 2 पाई एफ आर इंटू एल अपॉन आर इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एल अपॉन आर, एंड फ्रीक्वेंसी एफ आर क्या है? 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, और एल को क्योंकि हम लिख सकते हैं रूट एल इंटू रूट एल, तो एक रूट एल कैंसिल हो जाएगा. So we have QR equals to 1 upon R under root L upon C. This is the final expression for quality factor. Second definition क्या है? Q factor equals to 2 pi into maximum energy stored divided by energy dissipated per cycle equals to 2 pi into maximum energy का फॉर्मूला है हाफ Li max स्क्वायर डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल को हम देखते हैं हाफ पावर पॉइंट पर, तो इसलिए जो करंट होती है वहाँ पे आई मैक्स अपॉन रूट 2 होती है. सो आई मैक्स अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू आर, और जो टी आर आ रहा है वो पर साइकिल के लिए आ रहा है. पर साइकिल का मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी से हम डिवाइड करता तो 1 अपॉन एफ आर लिखता, तो उसको मैंने टी आर लिख दिया है. ठीक. दिस इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1 बाई 2 आई मैक्स स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 आई मैक्स स्क्वायर इंटू आर इंटू टी आर. तो हाफ आई मैक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दिस इक्वल्स टू 2 पाई एफ आर इंटू एल डिवाइडेड बाई आर. टी आर को मैंने एफ आर लिख दिया है. दिस इक्वल्स टू ओमेगा आर इंटू एल अपॉन आर.
Okay, here omega r upon L is written, but we can directly write Fr equals to 1 upon 2 pi root Lc. So from here we get Qr equals to 1 upon r root L by C. ठीक, or we can write omega r equals to 1 upon root Lc. So from there we also get Qr equals to 1 upon r root L by C. थर्ड डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टू बैंडविड्थ. So QR equals to FR upon BW equals to FR upon delta F equals to FR upon F2 minus F1 equals to 1 upon 2 pi root LC divided by R upon 2L. ये हम फाइंड कर चुके हैं पहले, और सॉल्व करोगे इसको, यू विल गेट QR equals to 1 upon R root L by C. ऑलराइट, नाउ सिग्निफिकेंस क्या है Q फैक्टर का सीरीज रेजोनेंस में? यही है कि हाई वैल्यू ऑफ Q फैक्टर डिजायर्ड होती है, जिसकी वजह से वोल्टेज मैग्नीफिकेशन हाई रहता है, सेलेक्टिविटी जो ट्यूनिंग कॉइल की होती है वो हाई रहती है, और जो ऊपर 3 पॉइंट्स मेंशन किए इनको ऑब्टेन करने के लिए हाई इंडक्टेंस होना चाहिए कॉइल का और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए. ठीक, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस. नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सीरीज रेजोनेंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन सीरीज आरएलसी सर्किट. तो ये सीरीज आरएलसी सर्किट गिवन है हमें, इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ गिवन है और वोल्टेज गिवन है. और फाइंड क्या करना है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2 इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6. 20 माइक्रोफैराड को हम लिख रहे हैं 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6. Solving this, we get Fr equals to 25.165 Hz. Next question is, in the circuit shown, find frequency at which current will be maximum, voltage across inductor under above condition, voltage across capacitor under above condition. Okay, so first part क्या रहा? frequency at which current will be maximum. और current maximum कब होगा? जब resonance condition होगी. ठीक है, that means हमें resonant frequency find करनी है. तो पहले आप वैल्यूज़ लिख लो क्या क्या गिवन है. R 90 ओम है, L 0.2 हेनरी, कैपेसिटर C इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैराड, दिस इक्वल्स टू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैराड, राइट, एंड V इज़ 100 वोल्ट्स. सो एज यू नो करंट विल बी मैक्सिमम अंडर रेजोनेंट कंडीशन ओनली. तो फर्स्ट पार्ट में फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. एफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 0.2 into 10 into 10 की पावर माइनस 6. सॉल्विंग दिस इक्वल्स टू 112.54 हर्ज, राइट. बी पार्ट पूछ रहा है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर अंडर रेजोनेंट कंडीशन. सो वी हैव वी एल इक्वल्स टू आई इंटू एक्स एल एंड आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर. वाई? बिकॉज रेजोनेंट कंडीशन में सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव, इसलिए जो करंट होगा वो वी अपॉन आर होगा. सो हेयर वी गेट आई इक्वल्स टू 100 upon 90 equals to 1.111 amperes. So from the expression VL equals to I into XL, we get VL equals to I into 2 pi FR into L equals to 1.111 into 2 pi into 112.54 into 0.2. This equals to 157.135 volts. Now third part is वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अंडर रेजोनेंट कंडीशन. और आपको पता है रेजोनेंट कंडीशन में वी एल इक्वल्स टू वी सी होता है, तो यही वैल्यू वी सी की होगी. वी कैन डायरेक्टली राइट वी सी इक्वल्स टू 157.135 वोल्ट्स. ठीक, हम इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, तो वैल्यू सेम आनी चाहिए. सो एज वी नो डैट वी सी इक्वल्स टू आई इंटू एक्स सी. एक्स सी क्या होता है? 1 अपॉन 2 पाई एफ आर इंटू सी. सो वी गेट वी सी इक्वल्स टू आई अपॉन 2 पाई एफ आर इंटू सी. वैल्यूज पुट करो, दिस इक्वल्स टू 1.111 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 112.54 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6. सॉल्विंग दिस वी गेट 157.135 वोल्ट्स. ओके, अनदर क्वेश्चन इज द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10.05 ohms and inductance 400 millihenry is connected in series with a 0.396 microfarad capacitor. Find the resonant frequency, bandwidth, lower and upper half power frequencies. ओके, यहाँ पे आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, देन यू कैन फाइंड द आंसर्स. तो पहले लिख लो क्या क्या गिवन है. R इक्वल्स टू 10.05 ओम्स है, L की वैल्यू 400 मिली हेनरी है, C की वैल्यू
0.396 माइक्रोफेराड है. वी कैन राइट 0.396 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड. नाउ फर्स्ट पार्ट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी. 1/2π√LC इक्वल्स टू 1/2π√400 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली हेनरी था, इंटू 0.396 इंटू 10⁻⁻⁶. Solving this we get 400 Hz. Now second part is bandwidth. बैंडविड्थ वाला एनालिसिस किया था, वहाँ से बैंडविड्थ का फॉर्मूला आया था R/2πL. दिस इक्वल्स टू 10.05 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 400 इंटू 10⁻⁻3. दिस इक्वल्स टू 4 Hz. थर्ड पार्ट इज लोअर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज. तो F1 एंड F2 फाइंड करना है मुझे. F1 की एक्सप्रेशन क्या होती है, FR माइनस R/4πL. दिस इक्वल्स टू 400 माइनस, अब यहाँ पे देखो R/2πL की वैल्यू 4 है और यहाँ पे मुझे चाहिए R/4πL. तो मैं इसको 4 को ब्रेक कर देता हूँ 2 इंटू 2 में, तो R/2πL यहाँ रह जाएगा. तो आई कैन राइट -4/2 इक्वल्स टू 398 हर्ट्ज. सिमिलरली F2 इक्वल्स टू FR प्लस R/4πL इक्वल्स टू 400 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 402 हर्ट्ज. In this way you find the solution. Now these are the two questions, you can try at your own. Okay. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.